भैया आधा किलो आलू और 1 पाव बैगन कर देना। ठीक है दीदी, ये ले लो सब्जी आपकी। पिछले 3 बार की मिलाकर 150 रुपए हो गए आज। दोगी क्या दीदी? आज नहीं पर परसों तक मैं तुम्हारे पूरे पैसे दे दूंगी। ठीक है दीदी, दे देना, कोई बात नहीं। ना मैं कहीं जा रहा हूँ ना आप, परसों ले लूंगा। अच्छा दीदी, राम राम। हाय हाय, देखो तो बेचारी रचना कितनी दुखी है। अब तो सब्जी भी उधार लेने लगी है। तो और क्या करे बेचारी, जिसका पति नहीं कमाता उस औरत की जिंदगी बर्बाद है। इसका पति कमाता ही कहाँ है, पूरा दिन बस निठल्लों की तरह पान की दुकान पर खड़ा सिगरेट फूकता रहता है। पैसे कमाने की उसे चिंता ही क्या है। यही बेचारी घरों में रोटी बना बना कर घर चला रही है। पर अब तो वैसे भी पता चला है कि गर्भवती है, तो अब तो इसे भी काम करने में परेशानी आएगी। हाय, देखो तो निठल्ले पति को बच्चा पैदा करना आता है, काम करना नहीं आता। बताओ तो, जब घर में पैसे नहीं होंगे तो बच्चे को कैसे पालेगी? जरूरत ही क्या थी माँ बनने की, बेवकूफ औरत। अक्सर इसी तरह के ताने रचना को मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों से सुनने को मिलते थे। अनिल से शादी का फैसला खुद रचना का था। 2 साल पहले रचना ने अनिल से लव मैरिज की थी। रचना के माता पिता नहीं चाहते थे कि रचना अनिल से शादी करे, पर रचना ने जिद की, इसलिए परिवार वालों ने रचना की शादी अनिल से कर दी। रचना को शादी के बाद पता चला कि अनिल शराब और सिगरेट का आदी है। इन्हीं आदतों के चलते अनिल देर सवेर काम पर जाता था, इसलिए उसकी नौकरी छूट गई और आज हर रिश्तेदार और जान पहचान वालों के ताने नींद में भी रचना का पीछा नहीं छोड़ते। हाय हाय, इसका पति नहीं कमाता। हाय, इसका पति नहीं कमाता। हाय 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 हाय, इसका पति नहीं कमाता। रचना नींद से जागती है। उसने नजर घुमाकर अनिल की तरफ देखा और फिर घड़ी की तरफ देखने लगी। 5 बजे हैं, पर सोने का मन ही नहीं है। ये मैंने कैसा सपना देखा? ये सब रोजाना के ताने हैं जो सपने में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। आज काम पर भी जल्दी जाना है, उठी जाती हूँ। रचना उठकर कमरे से बाहर आई तो देखा उसकी सास जगी हुई थी। अरे रचना, आज जल्दी उठ गई? सुबह थोड़ी देर से उठ लिया कर बहू, अब तेरा 3रा महीना शुरू हो गया है, आराम भी शरीर के लिए जरूरी है। माँ जी, वो पता नहीं बहुत बुरे बुरे ख्याल मन में आ रहे थे, उसी से नींद खुल गई। मैं जानती हूँ बहू, रोजाना तुम्हें अनिल की वजह से ताने सुनने पड़ते हैं। पता नहीं अनिल को कब समझ आएगी, कब ये कोई काम करेगा, कब कमाने पर ध्यान देगा। मैं तो समझा समझा कर थक गई। माँ जी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आज काम पर 8 बजे पहुँचना है। हाँ हाँ, तू टाइम से जा, घर की रोटी सब्जी मैं देख लूंगी। रचना की सास विमला बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो अपनी बहू का दर्द समझती थी। सास को भी यही लगता था कि बेटा घर बैठा है और बहू बेचारी कमाने के लिए मेहनत कर रही है। पर अनिल को ये बात कहाँ समझ आने वाली थी। उसे तो शाम होते ही पैसे हाथ में चाहिए होते थे ताकि वो ठेके पर जाए और शराब पिए। एक शाम अनिल गुस्से से पागल हो गया। वो रचना पर भयानक गुस्सा कर रहा था, जिससे रचना डर गई। मैं कहता हूँ पैसे दे, वरना। सुनो तो, पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ बोल, क्या बोलना है बोल। इनमें से कुछ पैसे घर की जरूरतों के हैं और ये 300 रुपए मैंने अपने इंजेक्शन और दवाई के रखे हैं। डॉक्टर के पास जाऊंगी तो पता नहीं कितने लगे। अरे अभी अगले महीने चली जाइयो, ये डॉक्टर भी फालतू के इंजेक्शन लगाते हैं। मुझे दे तो ये पैसे, इधर ला। अनिल, बहू का डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। 5वां महीना लग गया है, बहू कमजोर है, इसलिए डॉक्टर ताकत के इंजेक्शन लगा रहा है। सब ताकत है इसमें, इन सब फालतू की बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, समझी? ला पैसे दे। डरते डरते आंखों में आंसू लिए रचना अनिल को वो पैसे दे देती है जो उसने डॉक्टर के पास जाने के लिए अलग रखे थे। अनिल पैसे लेकर शराब के अड्डे पर चला जाता है। धीरे धीरे समय बीता। रचना कभी डॉक्टर के पास गई, कभी छोड़ दिया। ऐसा ही होता रहा और फिर 9वें महीने में रचना को जो खुराक मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि उसके कमाए सारे पैसे अनिल छीन लेता था। जो थोड़े बहुत बचते थे उससे रचना घर की रोजाना की सब्जी दूध खरीद लाती थी। अब 9वां महीना था तो रचना ने काम पर जाना छोड़ दिया, क्योंकि उसे अब कमजोरी और थकान रहने लगी थी। बहू, 1 गिलास दूध पी लिया कर, कम से कम कुछ तो शरीर में ताकत आएगी। जी माँ जी, पी लूंगी। तभी रचना के मम्मी पापा आ जाते हैं। उनके हाथ में सामान के कुछ थैले थे। मम्मी पापा को देखकर रचना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मम्मी पापा, आप दोनों, मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए। हाँ, मुझे पता था तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, इसलिए कुछ खाने पीने का सामान लाए हैं। रचना, मैंने सुना अनिल अभी भी कोई काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कमा रहा, फिर घर कैसे चल रहा है? सुनिए, इतने दिनों बाद बेटी से मिल रहे हैं, ये सब बातें छोड़ दीजिए वरना बच्चे पर असर पड़ेगा। रचना, तू डॉक्टर को समय पर दिखा रही है ना? हाँ हाँ मम्मी, मैं कल ही डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ। बहन जी, रचना झूठ बोल रही है। मेरे निकम्मे बेटे की वजह से रचना के पास 1 रुपया भी नहीं बचता।
ठीक से खाना तक तो खा नहीं पाती है, डॉक्टर को क्या दिखाएगी। रचना, तूने अपनी इतनी बड़ी परेशानी हमसे नहीं कही। मैं कहता हूँ अभी के अभी तू हमारे साथ चल। मैं यहाँ तुझे इस नर्क में नहीं रहने दूंगा। पापा नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलिए, ये मेरा घर है, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुनिए, मैं रचना की परेशानी समझ सकती हूँ। रचना को इस हालत में कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटी, अगर तू साथ नहीं चल सकती तो अपना ख्याल तो रख सकती है। सुनो, रचना को कुछ पैसे दे दो ताकि ये डॉक्टर को भी दिखाए और अपना खाने पीने का सामान भी मंगवाती रहे। रचना, ये कुछ फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट है, ये भी खाती रहे, शरीर में ताकत आएगी। अपना ख्याल रखना, हम आते रहेंगे। हाँ। रचना के पिता भी एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाते थे। उनके पास ज्यादा तो नहीं था, पर इतना पैसा था कि वो अपने बच्चे की मदद कर सके। उन्होंने रचना के हाथ में 15,000 रुपए दिए ताकि रचना को इस हालत में कोई परेशानी ना हो। पर अनिल ने अलमारी में वो पैसे देख लिए और चुपचाप पैसे उठाकर दोस्तों यारों के साथ घूमने निकल गया। रचना ने जब डॉक्टर के पास जाने के लिए पर्स देखा तो वो घबरा गई। माँ जी, मैंने इसी पर्स में पैसे रखे थे, पर पर्स खाली है। बहू, मैं जानती हूँ कि ये सब अनिल की करतूत है, वही। अचानक रचना को लेबर पेन शुरू हो गए। सास घबरा गई। वो ऑटो वाले को बुलाकर लाई और रचना को अस्पताल लेकर पहुंची। सास ने रचना के मम्मी पापा को भी बुलवा लिया। रचना की हालत नाजुक थी। रचना बहुत कमजोर है। रचना की हालत बहुत नाजुक है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। शायद रचना को कोई गहरा सदमा है जिस कारण उसकी यह हालत है। डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर, मेरी बहू को बचा लीजिए। तभी अनिल आ जाता है। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो भी घबरा जाता है। अनिल अभी भी थोड़ी नशे की हालत में था। डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। देखा, यह है हमारा दामाद जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। वो मेरी बेटी को क्या संभालेगा। बस अब मैं अपनी बेटी को तेरे साथ नहीं रहने दूंगा, तलाक दिलवाऊंगा। देख तू, बस तूने मेरी बेटी को बहुत सताया है। सुनिए, चुप हो जाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारी बेटी सकुशल रहे। अनिल रो रहा था। पहली बार उसकी आंखों में पश्चाताप दिखाई दे रहा था, पर अभी वो कुछ नहीं बोला, बस चुप रहा। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। घबराइए नहीं, आपकी बेटी अब ठीक है। और हाँ, आप नाना बन गए। आपकी बेटी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। माँ और बच्ची दोनों बिल्कुल ठीक है। सबके चेहरे खुशी से खिल गए। सब रचना और बच्ची से मिले, पर रचना की आंखें अनिल को ढूंढ रही थी। माँ जी, मम्मी पापा, अनिल कहाँ हैं? क्या वो नहीं आए? आया है, पर किस मुंह से आएगा? वो लायक ही नहीं पति और पिता कहलाने के। पापा प्लीज, मैं अनिल से मिलना चाहती हूँ। मुझे पता है अब हमारी बेटी आ गई है, वो ठीक हो जाएंगे। माँ जी, उन्हें बुला दीजिए। सास अनिल को बुलाती है। अनिल की आंखों के आंसू रचना देख रही थी। अनिल ने कांपते हाथों से अपनी बेटी को गोद में लिया और उसके आंसू छलक गए। मैं खूब कमाऊंगा अपनी प्रिंसेस के लिए। उसके पापा खूब मेहनत करेंगे। मेरी परी, मेरी गुड़िया, मैं खुद को बदलूंगा। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। उस मासूम बच्ची के आते ही अनिल में बदलाव आ गया। उसने कमाना शुरू कर दिया और रचना के छोटे से परिवार में उसकी बच्ची नई खुशियां लेकर आई। तो दिशा, कॉलेज कैसा चल रहा है? बढ़िया पापा। अच्छी बात है। वैसे कॉलेज के बाद का क्या सोचा है? मेरा एकदम क्लियर है पापा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो ही जाएगी किसी अच्छी कंपनी में। बस फिर बाकी जिंदगी आराम से जॉब करनी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी वादी के बारे में क्या सोचा है? माँ प्लीज, फिर वही बात। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, जॉब वगैरह कर लूँ, उसके बाद देखी जाएगी। हाँ, पर जॉब तो शादी के साथ भी हो सकती है ना। मुझे भी यही अच्छा, तुम्हें राहुल कैसा लगता है? कौन? वो आपकी फ्रेंड मिश्रा अंकल का बेटा? हाँ वही। ठीक है डैड, पर वो हाई फाई है बहुत, मेरे टाइप का नहीं है। और आप चिंता मत करो, जब आपकी बेटी का लाखों का पैकेज होगा ना, तो ऐसे कई राहुल आएंगे आपके पास मेरा हाथ मांगने। दिशा की बात सुनकर उसके पिता विजय और उसकी माँ निधि मुस्कुरा दिए। दिशा अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। विजय एक फैक्ट्री के मालिक थे, तो घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने दिशा का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में करवाया था। नाश्ता करने के बाद दिशा कॉलेज के लिए निकल गई। फिर शाम को कॉलेज के बाद। हाय आदि, कैसे हो? दिशा, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ। हाँ ठीक हूँ मैं भी। क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ यार, तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे क्या? कल मैम ने क्या पढ़ाया मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तुम हंस क्यों रहे हो? सोच रहा हूँ कि इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के से हेल्प मांग रही है। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, बताना है तो बताओ, वरना मैं जा रही हूँ। अरे रुको तो सही। अच्छा बाबा, सॉरी। लाओ बताओ, क्या समझ में नहीं आया?
दिशा और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सामान्य घर का आदित्य उसी शहर के सरकारी कॉलेज में पढ़ता था। वो दोनों इंटर कॉलेज कंपटीशन में मिले थे और फिर वहीं से एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन ना तो आदित्य ने अपने घर में दिशा के बारे में किसी को कुछ बताया था और न ही दिशा ने अपने घर में। फिर थोड़ी देर बाद अब बताओ, अब सही है, समझ में आया ये चैप्टर? वाओ यार, तुम्हें तो टीचर होना चाहिए। ओह थैंक यू, पर मुझे कुछ अलग करना है यार लाइफ में ना। हाँ सही बात है, तुम्हारे कॉलेज में तो प्लेसमेंट भी नहीं होती ना। नहीं, मेरे कॉलेज से तो बस डिग्री मिल जाए वही बहुत है। वक्त गुजरता गया। दिशा और आदित्य अब एक दूसरे को और चाहने लगे थे। कुछ महीने बाद आदित्य की जॉब लग गई और वो एक कार एजेंसी में मैनेजर बन गया, जिसके बाद आदित्य और दिशा ने शादी करने का फैसला किया। क्या एक मामूली सा मैनेजर? अरे क्या तनख्वाह होगी उसकी? मुश्किल से 20-25 हजार। बस क्या करोड़पति बाप की इकलौती बेटी यही डिजर्व करती है? अरे कल को तेरा खुद का लाखों का पैकेज लगेगा, तू अच्छी कंपनी में काम करेगी, अपने कलीग्स को क्या बताएगी कि तेरा पति एक मामूली मैनेजर है। और तुम्हारे उस फैसले का क्या हो कि पहले जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी, फिर शादी करूंगी? विजय और निधि दिशा के फैसले के साथ नहीं थे। उधर आदित्य के घर में भी यही हाल था। देख बेटा, मेरी बात मान। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी अपनी औकात से बड़े घर से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। देख बेटा, उसके माँ बाप को तो यही लगेगा ना कि हम लालची हैं, दहेज और पैसा चाहते हैं। अरे क्या जरूरत है इस सब की। दोनों परिवार मना करते रहे, लेकिन न तो दिशा मानी और न ही आदित्य, और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दिशा आदित्य के घर आ गई। आदित्य के घर में उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आदित्य के साथ शादी करके वो खुश थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन, आदि जल्दी इधर आओ। क्या हुआ दिशा, बहुत खुश लग रही हो? पापा मम्मी आप भी आओ ना। अरे पर हुआ क्या, ये तो बताओ। ये लो आदि, इसे जरा जोर से पढ़ो तो। आदित्य ने वो लेटर पढ़ना शुरू किया जो दिशा ने उसे दिया था। वो एक बड़ी IT कंपनी का ऑफर लेटर था। उस कंपनी में दिशा को जॉब मिल गई थी। पूरी 70,000 सैलरी? अरे बाप रे। है ना, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था आदि। सोचो हर महीने 70,000 रूपए मिलेंगे। अरे वाह, तूने तो नाम रोशन कर दिया बहू। रुक, मैं अभी सबके लिए हलवा बना कर लाती हूँ। दिशा की जॉब लगने से पूरा परिवार खुश था, लेकिन पैसा अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। धीरे धीरे दिशा अपनी सैलरी महंगे कपड़ों और जूतों पर खर्च करने लगी। तब उसे ज्योति और आदित्य ने समझाया, दिशा तुम्हें कुछ पैसे सेव भी करने चाहिए। हाँ बेटी, अच्छा कमाती हो तो थोड़ा बचत भी करना सीखो। बस मुझे ना आप लोगों की इसी बात से दिक्कत है। अब हम अमीर लोग हैं मम्मी, क्यों आप ये गरीब टाइप बातें करती हो। दिशा की बात सुनकर ज्योति चुप हो गई। वो समझ गई थी कि अब दिशा के सिर पर पैसा सवार हो गया है। दिशा की अकड़ और बदतमीजियां और बढ़ी तो राकेश और ज्योति शहर छोड़कर गांव वाले घर में आ बसे। ये बात आदित्य को बिल्कुल रास नहीं आई। इस बात पर उसमें और दिशा में आए दिन झगड़ा होने लगा। उसका मन करता था कि वो भी काम धंधा छोड़कर गांव चला जाए, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। और फिर रही सही कसर उस दिन। क्या हुआ माँ, आपने मुझे अचानक ऐसे क्यों बुलाया? तुम्हारे भटीचर पति की वजह से हमें तुम्हें बुलाना पड़ा। आदि, क्या किया उसने? वो जिस कार शोरूम में मैनेजर है वो मेरे रिश्तेदार का शोरूम है। उसे पता चला कि आदि हमारा दामाद है, तो उसने पूरे खानदान में सबको बता दिया कि हमारा दामाद उसके यहाँ काम करता है। ऊपर से वो तेरे पापा को फोन करके कहता है कि वो आदि का ख्याल रखेगा। देखो दिशु, तुम्हारी सैलरी उससे 3 गुना ज्यादा है। उससे बोलो कि या तो वो कोई अच्छा काम पकड़े या फिर घर संभाले। अरे तुम तो जॉब कर ही रही हो ना। हाँ, कम से कम ऐसे हमारी बेइज्जती तो नहीं होगी ना। दिशा अपने मायके से मुंह लटकाकर चली गई। उसे उसके माँ बाप की बातें सही लग रही थी। उधर निधि ने अपने उस रिश्तेदार को फोन कर जानबूझकर खरी खोटी सुना दी, जिससे गुस्सा होकर उसने अपने शोरूम से आदित्य को नौकरी से निकाल दिया। अब आदित्य के पास घर बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसी शाम, अरे यार, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ना कोई नोटिस ना कुछ, सीधा टर्मिनेट कर दिया मुझे। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना यार। और ये 20-25 हजार की नौकरी के लिए क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? तुम आराम से घर बैठो ना यार। ज्यादा काम करने का मन है तो घर के काम कर लो। आदित्य को दिशा की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई चारा नहीं था। उसकी नौकरी जा चुकी थी और बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। थक हार कर आदित्य किसी हाउसवाइफ की तरह हाउस हस्बैंड बन गया। अब वो घर का सारा काम करता, खाना बनाता, कपड़े धोता, घर की साफ सफाई करता। कुछ दिन बाद उसके माता पिता उससे मिलने शहर आए तो उसकी ऐसी हालत देखकर हैरान रह गए। बस यही बाकी रह गया था, तू औरतों की तरह घर में बैठा है। अरे नाक कटवा दी तूने तो हमारी। अरे कुछ नहीं तो हमारा ही ख्याल रख लिया होता।
आदित्य अपने माता पिता को समझाने की लाख कोशिश करता रहा, लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे। वो उसे कोसते हुए दोबारा गांव चले गए। फिर अगले ही दिन दिशा के माँ बाप आ धमके। हाँ ये सही है, वैसे भी जितने काम तुम करते हो आदि उतने पैसे तो कोई मेड भी ले ही लेगी, तो तुम तो सेव कर ही रहे हो, और वैसे भी दिशा अच्छा कमा तो रही है। आदित्य के मन में पहले ही आग लगी थी और फिर दिशा के माँ बाप ने उसका मजाक बनाकर उस आग को और हवा दे दी। थोड़ी देर बाद, यार ये क्या है आदि, दाल में नमक कितना ज्यादा कर दिया तुमने। उफ, तुम्हें करना ही क्या होता है, घर में ठीक से खाना भी नहीं बना सकते क्या। मैं सारा दिन ऑफिस में झक मरा हूँ और शाम को ऐसा खाना खाने का किसका मन करेगा। जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। अपने माँ बाप नाराज होकर चले गए थे। सास ससुर ताने मारते थे और पत्नी ने भी उसे जली कटी सुनानी शुरू कर दी थी। बेचारा आदि बहुत बुरी जिंदगी जी रहा था। वो रसोई में जाकर खूब रोया, लेकिन तभी उसने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया कि वो अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। उस दिन के बाद से उसने मोबाइल में अलग अलग रेसिपी बनानी सीखी और वो घर पर ही उन्हें हर रोज ट्राई करने लगा। बीतते वक्त के साथ आदित्य बहुत अच्छा खाना बनाने लगा और अब तो दिशा और उसके माँ बाप भी उससे बहुत खुश रहने लगे थे। मानना पड़ेगा यार, क्या स्नैक्स बनाए हैं। वही तो आदि, तुम ना यही करो, खाना वाना बनाओ, छोड़ो जॉब वॉब के बारे में। अपनी सास ससुर की बात सुनकर आदि हल्का मुस्कुरा दिया। एक बार फिर उन्होंने उसकी बेइज्जती जो की थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आदित्य पूरा घर संभालता और दिशा काम करती। और फिर एक दिन, आओ दिशा, जल्दी आओ ना। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। हाँ जरा इस लेटर को पढ़ो तो। अरे वाह, ये लेटर तो मार्वल शेफ शो की तरफ से आए हैं। डियर मिस्टर आदित्य, वी आर वेरी हैप्पी। अरे बाप रे, 24 लाख रुपए हर साल, मतलब 2 लाख रुपए महीना पर, ये कैसे। अरे पढ़ो ना, और जोर से पढ़ना, तुम्हारे मम्मी पापा भी आए हुए हैं तो वो भी सुन लेंगे। घर में रहकर ही मैंने खाना बनाना सीखा दिशा, और फिर 2 महीने पहले एक ऑनलाइन कंपटीशन में मैंने भाग लिया और मेरी डिश सबको पसंद आई। मैं वो कुकिंग रियलिटी शो जीत गया और अब वो मुझे दूसरे सीजन के लिए जज रखना चाहते हैं, और इसके लिए वो हर महीने मुझे 2 लाख रुपए देंगे। ये तो कितना अच्छा हो गया ना। मेरे 80,000 और तुम्हारे 2 लाख मिलाकर हर महीने 3 लाख के आसपास हो जाएंगे। क्या बात है, हम तो मौज मारेंगे। नहीं दिशा, अब हो गया, तुम अपनी पूरी सैलरी रखो और खूब मौज मारो। मैं अपनी कमाई से अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। दिशा की लाख मनाने पर भी आदित्य ने अपना फैसला नहीं बदला, तो आखिर में मुंह लटकाए दिशा वहां से चली गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन आदित्य उसे माफ करने वाला नहीं था। वो अपने गांव के लिए निकल चुका था, अपने बूढ़े माँ बाप को लाने के लिए और अपना खोया हुआ आत्मविश्वास